गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे पास यूट्यूब चैनल में, जीपीसी करौली के यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ संजय। यहाँ पर हमारे पास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के लेक्चर चल रहे थे। उसमें हमने अब तक क्या पढ़ लिया था? अब तक हमने 4.8 तक की यूनिट का कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास जो रहेगा वो 4.9 यूनिट होगा। जैसा कि आप सिलेबस में देख पा रहे हैं, 4.9 में क्या लिखा हुआ है? कोडल प्रोविजन ऑफ IS 4326 1993। ठीक है, 4326-1993। बेसिकली जो IS 4326 1993 जो कोड है, ये बेसिकली किससे रिगार्डिंग है? जो भी मटेरियल सिलेक्शन होता है, जो भी हमारे पास मटेरियल सिलेक्शन होता है अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है, और उनके लिए डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग्स के रिगार्डिंग ये हमारे पास क्या देता है? अपन को एक तरीके से प्रोविजन देता है कि आपको कौन कौन सी चीजें आपको लगानी है यदि आपको बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अलग अलग टाइप ऑफ बिल्डिंग के लिए अलग अलग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी के लिए आपके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले एक बार देख लेते हैं तो मैसनरी यूनिट। देखिए, मैसनरी यूनिट में अगर हमारे पास देखिए कोडल प्रोविजन में जो सबसे पहले बच्चों बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। देखिए, कोडल प्रोविजन में बहुत ज्यादा कोई न्यूमेरिकल टाइप तो है नहीं। ठीक है, तो जो कोडल प्रोविजन है उनको एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ते जाते हैं, कोई भी चीज दिक्कत करेगी तो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये कह ये रहा है फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग वेल बर्न्ड ब्रिक, अच्छे से सिकी हुई जो ब्रिक होती है, क्लास फर्स्ट ब्रिक होती है वो, और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स या फिर कंक्रीट ब्लॉक कंस्ट्रक्शन होगा तो वो होगा। और उनकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितने से, पॉइंट जो भी यहाँ पर नोट करना है वो ये है कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेगा पास्कल जो होता है उसको हम क्या भी बोल सकते हैं? न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है हायर स्ट्रेंथ यूनिट में बी यूज फॉर अ टॉलर बिल्डिंग, और अगर टॉलर बिल्डिंग है तो उसके लिए आपको और भी इससे हायर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मिनिमम ये है कि 3.5 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम स्ट्रेंथ वाली कोई भी ब्रिक यूनिट या मैसनरी यूनिट नहीं होनी चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी यूनिट होती है वो किसके ऊपर और डिपेंड करती है कि कितनी स्टोरी की बिल्डिंग है और थिकनेस ऑफ वॉल कितना ले रहे हो, उसके रिगार्डिंग अलग अलग हमारे पास प्रोविजन दिए हुए हैं, जो कि हमारे पास किसमें? IS 1597 पार्ट टू 1992 में बताया गया है। ठीक है, और स्टोन ब्लॉक्स यूज करने के लिए ये वाला कोड भी बताता है आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन हम आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। तो मोर्टार से रिलेटेड बेसिकली वैसे तो सबसे बेस्ट जो मोर्टार होता है वो कौन सा होता है? सीमेंट और सैंड का। जो सीमेंट और सैंड का मोर्टार होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और इसका मिनिमम जो मिक्स होता है वो 1.6 यानी कि 1 भाग सीमेंट और 6 भाग हमारे पास क्या? सैंड होनी चाहिए बाय वॉल्यूम मिक्स। बाय वॉल्यूम मिक्स भी चलेगा, वैसे तो नॉर्मली हम वेट मिक्स करते हैं, परंतु वॉल्यूम मिक्स इससे कम नहीं होना चाहिए। जो भी मोर्टार मिक्स हो इससे ज्यादा ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिच मिक्स होता है तभी हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा यदि हमारे पास जैसे हॉरिजॉन्टल बैंड होता है, ये मैं आपको, हॉरिजॉन्टल बैंड होते हैं, लिंटल बैंड होते हैं, रूफ बैंड होते हैं, प्लिंथ बैंड होते हैं। ठीक है, इन सब में जो बैंड होता है उनके साथ यदि आपको मोर्टार यूज करना है, यानी स्टील रेनिफोर्समेंट के साथ अगर यूज करना है, तो रेनफोर्समेंट के साथ यूज करना है, तो कोड क्या कहता है कि आपका 1:3 से रिच मिक्स, या तो ये या इससे रिच मिक्स होना चाहिए, इससे कवर नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 10 mm का कवर आपको कंक्रीट के साथ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जो भी स्टील है, मान लीजिए ये हमारे पास स्टील्स है, तो उनके साथ कंक्रीट का जो कवर है, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, मिनिमम आपको 10 mm का कवर तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम ग्रेड पुराने के हिसाब से M15 थी, परंतु वर्तमान कोड में ये कितना है? M20 के आपके पास मिनिमम ग्रेड होनी चाहिए, और क्लियर कवर आपके पास कितना होना चाहिए? 15 mm का होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये या तो 15 mm का क्लियर कवर या बार का जो डायमीटर, विच एवर इज मोर। जैसे मान लो अगर 12 mm की मैंने बार यूज करी है और 15 mm, तो 15 mm आपको देना ही देना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी तक हमने यहाँ पर कोई ऐसी खास बात नहीं देखी, बस कोडल प्रोविजंस है जो कि आपको याद रखने हैं, और कुछ नहीं है जी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मोर्टार। मोर्टार से रिलेटेड आपको 2 चीज याद रखनी है। यदि रेनिफोर्समेंट के साथ अगर आप यूज कर रहे हो तो 1:3 का,
और नॉर्मली हमारे पास किसी भी केस में 1:6 बाई वॉल्यूम मिक्स से कम आप मोर्टार यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मोर्टार मिक्स के लिए ये एक रिकमेंडेशन और दी हुई है टेबल में आपके, वो और देख लो यहाँ पर। ठीक है, मोर्टार मिक्स के लिए क्या कह रहा है, हाँ, कैटेगरी ए टाइप ऑफ बिल्डिंग, जो कैटेगरी ए की बिल्डिंग है उसमें यदि आप सीमेंट सैंड मोर्टार यूज कर रहे हो तो 1:6 का रेशो हो बाय वॉल्यूम, और यदि आप लाइम का यूज कर रहे हो सीमेंट के साथ तो 1:3 का रेशो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लाइम का यूज कर रहे हो जिसमें प्लोजोनिक मटेरियल, ठीक है, प्लोजोनिक मटेरियल जैसे सुर्खी वगैरह हो गया, बर्न्ट बिल जो जली हुई ब्रिक होती है उसका फाइन पाउडर जो होता है वो यूज कर रहे हो तो आपको 1:3 पर जाना पड़ेगा। ठीक है, कैटेगरी बी और सी टाइप ऑफ बिल्डिंग में आपको लाइम सीमेंट, जिनमें देखो सीमेंट लाइम और सैंड का मिक्स होता है तो 1:2:9। वीडियो को पॉज करके आप इस टेबल को उतार ही लीजिएगा। ठीक है, इसको उतार ही लेना, काम आएगी आपके। ठीक है, और अगर सीमेंट सैंड का मिक्स है तो 1:6 या उससे रिचर मिक्स हो, इससे कम ना हो। यदि टाइप डी और ई टाइप ऑफ बिल्डिंग है तो भैया हमारे पास क्या होगा, सीमेंट का मोर्टार है तो 1:4 का रेशो, और हमारे पास M1 टाइप में मिक्स में हमारे पास 1:1:6। ठीक है, सीमेंट लाइम और सैंड का हो तो 1:6 और 1:9। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देखिए ये टेबल है जी, इसमें कुछ समझाने का नहीं है बहुत ज्यादा, आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी स्ट्रेंथ कैलकुलेशन होगी परमिसिबल लिमिट की, ठीक है, वो 18 डेज के बाद ही टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले टेस्ट नहीं किया जाएगा, ये आपके पास याद होगा। जो भी मोर्टार की स्ट्रेंथ होगी, जो भी क्यूब टेस्ट होगा उसका मोर्टार का, वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा कोड है, कौन सा कोड की रिकमेंडेशन चल रही है, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका IS 4326/1993। ठीक है, इसमें ये क्या कह रहा है कि जो भी आप वॉल्स यूज करें उनका जो थिकनेस है, लोड बियरिंग वॉल जो भी होंगी, लोड बियरिंग मतलब अपने पास जो सारा का सारा मतलब बीम कॉलम कंस्ट्रक्शन नहीं है, लोड बियरिंग वॉल जो होगी उसकी मिनिमम थिकनेस 190 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 190 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और किसी भी हाथ में एक लेंथ जो होगी वॉल की, दीवार की जो लेंथ है वो किसी भी हालत में किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 मीटर से लंबाई लेंथ वाला स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। यहाँ पर वॉल से रिलेटेड थिकनेस ऑफ वॉल 190 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और भैया जो लेंथ है वो 15 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है मैसनरी बियरिंग वॉल जो होंगी वो हमारे पास मैक्सिमम, लोड बियरिंग वॉल जो होती है वो मैक्सिमम कितना कंस्ट्रक्शन करो, बस 4 स्टोरी, उससे ज्यादा की कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 4 स्टोरी से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग आप मैसनरी में, इसके अलावा आप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जाओगे, RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जाओगे, 4 स्टोरी मैक्सिमम स्टोरी है, उससे ऊपर आप मैसनरी कंस्ट्रक्शन ना करें। ठीक है, दूसरा मैसनरी बियरिंग वॉल शुड बी प्रॉपर्ली रेनिफोर्स्ड, जहां पर भी वर्टिकल रेनिफोर्समेंट की जरूरत हो, हॉरिजॉन्टल बैंड की जरूरत हो, वहां पर अपने पास मैसनरी बियरिंग वॉल को आप रेनिफोर्समेंट प्रदान करें। द बियरिंग वॉल शुड भी स्ट्रेट एंड सिमेट्रिकली प्लेन होनी चाहिए, सभी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में वॉल जो होगी वो हमारे पास सिमेट्रिक होनी चाहिए। इस तरीके से ट्रेपिजोडल टाइप या इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, हो तो एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल होनी चाहिए। ठीक है, तो वॉल पैनल शुड बी चेक्ड बाय ए स्ट्रेंथ ऑफ अ बेंडिंग और शेयरिंग, दोनों में ही इनका चेक हो जाना चाहिए। ठीक है, एक हल्का सा जर्नल इंट्रोडक्शन है कि वॉल से रिलेटेड क्या रिकमेंडेशन, हमारा जो कोड है 4326/1993 में वो क्या बोल रहा है, वो आपको हल्का सा पता हो। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास क्या है, मैसनरी बॉन्ड। मैसनरी बॉन्ड जो होगी, जो बॉन्डिंग होगी मैसनरीज में, कॉर्नर्स पर जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, और जो ओवरलैप हो वो अपने पास 230 mm तक का तो कम से कम हो ही हो। ठीक है, जहां भी टी जॉइंट है वहां पर, और कॉर्नर जो जॉइंट होंगे 203 mm का तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, जहां पर भी वर्टिकल जॉइंट्स की जरूरत हो वहां वर्टिकल जॉइंट प्रॉपर करेंगे, और जहां पर भी हॉरिजॉन्टल जॉइंट की जरूरत है वहां पर हम जॉइंट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा एक चीज है हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हाँ, कोड ये कहता है कि यहाँ पर कोड ये कहता है कि जॉइंट से रिलेटेड ये कह रहा है टू-थेड जॉइंट होने चाहिए। टू-थेड जॉइंट मतलब एक के अंदर दूसरा फंसा है, इस तरीके से जो भी कॉर्नर है, एक अगर इस तरीके से वॉल है तो दूसरे में हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हो। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो ये इसके अंदर फंस जाएगा, ये इसके अंदर फंस जाएगा, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से ये टूथेड जो जॉइंट होंगे वो हमारे पास आ जाएगा, या तो टी जंक्शन पे होगा या कॉर्नर जंक्शन पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास होना चाहिए। और ये जॉइंट का जो टूथेड सेक्शन है ओवरलैप, ये 230 mm तक का होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये सारे के सारे हमारे कोडल प्रोविजन कह दें या इंट्रोडक्शन कह दें इस कोड का, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ओपनिंग ऑफ वॉल्स। ओपनिंग का मतलब क्या है कि जो दीवार में हमारे पास दरवाजे होंगे, विंडो होगी, खिड़कियां होंगी, या अपने पास रोशनदान होंगे, यानी कि हमारे पास वेंटिलेटर यूज किए जाए, तो उनके प्रॉपर साइज हों, वो हमारे पास रिकमेंडेशन यहाँ पर दी हुई है। तो जो भी हमारे पास वॉल ओपनिंग होगी वो हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ओपनिंग हो वो मिनिमम से मिनिमम साइज हो, और कोशिश ये करें कि वो जितनी छोटी हो सके उतनी मिनिमम पॉसिबल। जो भी रिकमेंडेशन है, जो हमारे एज पर स्पेसिफिकेशन जरूरत है उतनी तो करेंगे, पर पॉसिबल हो जितना छोटा हो उतना। और कोशिश करते हैं कॉर्नर पर ना हो, सेंट्रली एलोकेटेड हो। ठीक है, दो चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ओपनिंग ऑफ वॉल जो होगी वो हमारे पास एज स्मॉलर इन साइज होनी चाहिए। दूसरा, ये कॉर्नर्स ना होकर सेंट्रली एलोकेट हो। इससे रिगार्डिंग हमारे पास कुछ प्रोविजन दिए हुए, इसके लिए टेबल है, तो आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को उतार सकते हो। ठीक है, अब ये टेबल जो है, आप एक बार ये टेबल उतार लें बच्चों। ठीक है, ये टेबल एक बार उतार लो आप, फिर अपन इस टेबल के रिगार्डिंग में हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, उतार ली होगी टेबल स्क्रीनशॉट लेके। देखिए, अगर हमारे पास ये है, अब यहाँ पर दो चीज है, दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना होगा। मैं इसको हल्का सा छोटा कर रहा हूँ जानबूझ के, जिससे कि अपन कुछ समझा पाए। ठीक है, तो ये आपके सामने जो एक चीज दिखी हुई है, ये आप ध्यान से देखो यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये देखो ढंग से। जो ये है, मतलब दरवाजे का जो साइड है उसको ये बोल रहे हैं B1। ठीक है, विंडो दो दी हुई है यहाँ पर, एक ये और एक ये, तो यहाँ पर ये B2 और B3 विंडो। एक तो ये है, ठीक है, एक अपने पास ये ऊपर वेंटिलेटर दिया हुआ है, उसकी ये लेंथ दी हुई है B6। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरी साइड में या दूसरे फेस में हमारे पास क्या है, एक दरवाजा और एक विंडो वाला अगर है, तो इसको B6 बोल रहे हैं और ये B2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखें, मैं एक बार आपको वहीं ले जाता हूँ जो ये है। ठीक है, यहीं आ जाओ, यहाँ पर ये दिया हुआ है B1, B2, B3, B6, B2। ठीक है, ये विंडो जो है उसकी साइज को ये B2 बोल रहा है। ठीक है, दूसरी अगर विंडो है तो उसको B3 बोल रहे हैं। ठीक है, और ये इससे जो कॉर्नर है उससे दूर रखा गया है। और ये भी दीवार की जो थिकनेस है, देखो ये दीवार की थिकनेस T दी हुई है, तो इनर फेस से जो ये दूरी है उसको ये B5 बोल रहा है। ठीक है, तो कोड क्या कह रहा है, ये सारी की सारी अपने पास जो डायमेंशन है, आप एक बार पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, देन हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहना ये चाह रहा है, मैं इसको और छोटा कर रहा हूं जिससे कि दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से आ जाए। हाँ, चलो देख पा रहे हैं अपने पास जो ये सीरियल नंबर है, आपने उतार तो ली है टेबल। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो B5 है, इनसाइड स्पेसिंग जो ये है, जो भी कोई भी ओपनिंग है उसकी इनसाइड दीवार से, घर की दीवार के जो अंदर का हिस्सा है उससे जो दूरी है उसको ये B5 बोल रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास कैटेगरी ए और बी कैटेगरी की है तो इसमें हम ये 0 रख सकते हैं, परंतु कैटेगरी सी या कैटेगरी डी की है तो ये 230 mm और 250 mm की रखी जाएगी। ठीक है, यानी कि दरवाजे की दूरी दीवार के अंदर के फेस से कितनी होनी चाहिए, ये कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देन दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ओपनिंग। जो ओपनिंग की टोटल लेंथ है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक दीवार है जिसकी लेंथ L1 है। ठीक है, L1 है तो उसमें कौन कौन सी ओपनिंग है, एक तो दरवाजा है, एक ये खिड़की, एक ये खिड़की, यानी कि ओपनिंग कितनी हो गई, ओपनिंग हो गई हमारे पास B1 प्लस में B2 प्लस में B3। ठीक है, ये तीनों बटे में जो भी लेंथ थी, मान लीजिए इसकी L1 का है ये, या दूसरा ऑप्शन कोई जरूरी नहीं है, ये दूसरी साइड में अगर उसी दीवार के दूसरे साइड में अगर हमारे पास एक दरवाजा है B6 और एक विंडो है ये, बटे में उसकी लेंथ जो है L2। ठीक है, ये जो है
ये जो है तो यहाँ पर ये कह रहा है फॉर टोटल लेंथ ऑफ ओपनिंग, टोटल लेंथ ऑफ ओपनिंग जो है वो इस रेशो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल लेंथ ऑफ ओपनिंग का मतलब B1 प्लस में B2 प्लस में B3, ये तीनों ओपनिंग की लेंथ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर इधर बात करूँ तो B6 प्लस में B2 जो है, B6 प्लस में B2 जो है वो हमारे पास किससे ज़्यादा ना हो, वो हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं, ये B7 है एक्चुअली, ये 2 नहीं है 7 है, तो यहाँ 7 कर दिया है, तो L2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ओपनिंग द रेशो ये और ये शैल नॉट एक्सीड, किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए वो बता रहे हैं आप। ठीक है, सॉरी वो ये बता क्या रहे हैं कि भैया अगर आपकी 1 स्टोरी बिल्डिंग है, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये रहा, अगर आपकी 1 स्टोरी बिल्डिंग है तो जो ये है कौन सा, इनका 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 और इनमें लेंथ का जो रेशो है वो 0.6 से ज़्यादा ना हो 1 स्टोरी बिल्डिंग में, कैटेगरी सी में 0.55 से और कैटेगरी डी ई में 0.50 से ज़्यादा ना हो। 2 स्टोरी बिल्डिंग में ये 0.50, 0.46, 0.42 से ज़्यादा ना हो। और 3 या 4 स्टोरी जो बिल्डिंग है जो मैक्सिमम है हमारे पास वो 0.42, 0.43 और 0.33। ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये जो हमारे पास रेशो है ओपनिंग का, जैसे B1 प्लस B2 प्लस B3 में जो लेंथ है अपने पास उनका रेशो कितना है L1, तो इसका रेशो या इनमें से जो छोटा है कौन सा B6 प्लस में B7 बटे में L2, ठीक है, इनमें से जो छोटा है वो इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, इतना ये कह रहा है। ठीक है, तो ये एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि जो ओपनिंग है, जो कंसेक्यूटिव ओपनिंग है B4, एक ओपनिंग से दूसरे ओपनिंग की जो दूरी है, जैसे दरवाजे से इस खिड़की की दूरी या इन दोनों खिड़कियों के बीच दूरी, इस दरवाजे और इस खिड़की के बीच दूरी, उसको ये B4 बोल रहा है। ठीक है, ये B4 किसी भी सूरत में किससे ज़्यादा, किसके बीच में होनी चाहिए, 340 के बीच में होनी चाहिए, नहीं कम हो ज़्यादा ना हो। 450 अगर कैटेगरी सी है और कैटेगरी डी और ई की बिल्डिंग है तो ये 600 560 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई वेंटिलेटर था और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक चीज और है, जितनी भी ओपनिंग है कोशिश ये की जाती है कि यहाँ पर इनको एक ही लेवल पे रखा जाए जहां से इन पे लिंटल बैंड वगैरह डाला जा सके। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 600 mm से ज्यादा ना हो। ठीक है, ओपनिंग 1 अबाउ अदर H3 मिनिमम जो होता है, ये कह रहा है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 ओपनिंग 1 अबाउ एंड अदर, एक के ऊपर एक जो होगी वो मिनिमम स्पेसिंग अपने पास कितने mm की रखोगे आप, 600 mm की होगी, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे कैटेगरी ए बी हो, सी हो या डी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ कोडल प्रोविजंस की इसमें बात हुई है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में हमारे पास ये कोड एक चीज और बोलता है जो आपको समझ में आना चाहिए। क्या, ओपनिंग से रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। ठीक है, हाँ अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर वर्टिकल सरिया डाल रहे हो, मान लीजिए ये ओपनिंग है और इसमें अगर वर्टिकल रेनिफोर्समेंट डाल रहे हो, वर्टिकल रेनिफोर्समेंट डाल रहे हो, जैसे ये कोई हमारे पास क्या है, कोई खिड़की है। ठीक है, ये कोई खिड़की है, तो खिड़की में अगर यहाँ से क्रॉस सेक्शन काट के देखा तो इसका क्रॉस सेक्शन आपके सामने ये बना हुआ, जिसमें ये 2 सरिये लगे हुए हैं, ये 2 सरिये लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो 2 सरिये लगे हुए हैं तो कम से कम आपके पास 2 तो सरिये लगे होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं भाई, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमारे पास आर्चेस को अवॉइड करो, जो आर्च है वो जो है उसको अवॉइड करो। अगर आर्चेस, खिड़की के ऊपर आर्चेस चाहे सुंदर लग रहे हो, परंतु हो सके तो आर्चेस को अवॉइड किया जाए, और अगर नहीं पॉसिबल है तो उसके साथ आपको स्टील बैंड, स्टील टाइस का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन होना ही होना चाहिए और मिनिमम हमारे पास 15 mm का आपको कवर लेके चलना ही चलना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो हमारी यूनिट थी, उसका यूनिट में हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है उसका 4.9, जहां हमने कुछ कोडल प्रोविजन देखे, कौन से कोड के, IS 4326 1993। ठीक है, 1993 में ये वाली जो कोड थे इसके कुछ प्रोविजन देखे जो कि मटेरियल और कंस्ट्रक्शंस में यूज होने वाली कुछ प्रोविजंस, डिजाइन फिलॉसफीज के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हम अगली यूनिट में देखेंगे। ये हमारे पास हो गया। धन्यवाद, जय हिंद।